देख रहे हैं एचएनएन न्यूज जुनून सच दिखाने का। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां यूपी के नोएडा से है, जहां साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट का भय दिखाकर एक बुजुर्ग से 85 लाख की ठगी की वारदात को अंजाम दे डाला है। मामले में साइबर क्राइम थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सेक्टर 51 केंद्रीय विहार निवासी धीरेन्द्र कुमार को अप्रैल को एक कॉल आई, जिसमें कॉलर ने दावा किया कि उनके आधार कार्ड का दुरुपयोग कर मोबाइल फोन खो गया है और उसका इस्तेमाल गैर कानूनी गतिविधियों में हो रहा है। इसके बाद ठगों ने को साइबर सेल और सीबीआई अधिकारी बताते हुए बुजुर्ग को मामले में आरोपी बताया। आरोपियों ने उन्हें डिजिटल अरेस्ट में होने का डर दिखाया और मनी लॉन्ड्रिंग व बच्चों की तस्करी जैसे गंभीर आरोपों में फंसाने की धमकी दी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई जांच का हवाला देकर लगातार ऑनलाइन पूछताछ की जाती रही। तो वहीं पीड़ित के अनुसार ठगों ने उनके बैंक खातों की जानकारी लेकर सभी एफडी और बचत राशि एक खाते में ट्रांसफर करवाई और अलग अलग किश्तों में करीब 85 लाख रुपए अपने खातों में डलवा दिए। ठगों ने यह भी कहा कि जांच पूरी होने पर रकम वापस कर दी जाएगी। में परमाणु ऊर्जा विभाग के कर्मचारी से 85 लाख की ठगी की गई। डिजिटल अरेस्ट मामला सामने आया। इस मामले में ऐसी चीजें निकल कर आई हैं जो और हमें सोचने के लिए मजबूर कर देंगी कि एक रिटायर्ड कर्मचारी, उनके पास एक अननोन कॉल आता है। उस कॉल में कहा जाता है कि आपका आधार कार्ड को मनिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में यूज करा गया है, आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है और आपका ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, आपकी जल्द ही हम गिरफ्तारी करेंगे। ऐसी बातें कहकर उन्हें डराया और धमकाया गया और उन्हें 15 दिन तक डिजिटल अरेस्ट किया गया। वहीं और इस डिजिटल अरेस्ट के दौरान उनसे 85 लाख रुपए की कीमत, जो कह सकते हैं 85 लाख रुपए के कीमत के पैसे उनसे निकाल लिए गए। 85 लाख रुपए उनसे ठग लिए गए। ठगी के शिकार हुए अधिकारी के द्वारा जब पुलिस प्रशासन से बात की गई तो पुलिस को पता चला कि ये ठगी का शिकार है। उनके खिलाफ कोई ऐसा मामला नहीं था, ना ही उनको कोई मिसयूज किया गया था। और इस तरीके के मामलों को लेकर नोएडा पुलिस लगातार जागरूकता अभियान भी चलाती है और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की कोशिश करती है कि किसी भी इस तरीके के स्कैम में ना फंसे। अगर कभी कोई डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश करता है तो सब पहले उसे वेरीफाई करें, नोएडा पुलिस को कॉल करें। लेकिन इस मामले में उलट हुआ। इस मामले में ना वेरीफाई किया गया, ना पुलिस को फोन किया गया। 15 दिन तक एक अधिकारी को डिजिटल अरेस्ट होना एक बड़ी घटना है और 85 लाख रुपए ऐंठना भी एक बड़ा क्राइम है। अब देखना यह होगा कि नोएडा पुलिस इस अपराधी को कब पकड़ पाती है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ मैं रमेश परिहार, एचएनएन न्यूज नोएडा। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता रमेश परिहार हमारे साथ जुड़ गए। रमेश, क्या कुछ अपडेट मिल रही है, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट के मामले बढ़ते जा रहे हैं और एक और नया मामला सामने आया है जिसमें ये पूरा पैटर्न ठगों की ओर से सामने आया है। क्या कार्रवाई अब तक की जा रही है? देखिए, नोएडा पुलिस के द्वारा लगातार साइबर क्राइम करने वालों को कार्रवाई की जाती है, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। वहीं ये जो मामला सामने आया है, परमाणु ऊर्जा विभाग से रिटायर्ड ये कर्मचारी थे, इनके द्वारा जब ये स्कैम के भीतर ये लोग शामिल हुए और इस स्कैम के ये ट्रैप हुए तो इनके द्वारा पुलिस को सूचना ना देकर और डर गए और सहम गए। इन्हें डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया। इनसे 85 लाख रुपए की रकम ऐंठ ली गई और जो डिजिटल अरेस्ट करने वाले अपराधी थे उन्होंने इनसे कहा कि आपका जो आधार कार्ड है उसका प्रयोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग और मनी लॉन्ड्रिंग केस में हो रहा है और आपको जल्द ही जेल भेज दिया जाएगा, आपको हथकड़ी बांधकर घर से ले जाएंगे। आपका ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और इस मामले को सेटल करने के लिए आपको हमें ये रकम देनी पड़ेगी और हम आपकी रकम लौटा देंगे। ऐसा इनको भ्रमित कर इनसे 85 लाख रुपए की रकम ऐंठ ली गई और ये इसके शिकार हो गए। और इस तरीके के जो भी डिजिटल अरेस्ट करने वाले और क्राइम करने वाले लोग हैं वो बहुत शातिर तरीके से क्राइम करते हैं। लोगों को कभी फेक पुलिस अफसर बन जाते हैं, कभी जज की बीच में आ जाते हैं और कभी ये ऐसी फेक न्यूज प्रसारित करते हैं कि आपके घर का कोई गलत आदमी स्कैम में फंस गया, कोई गलत स्कैम हो गया आपके घर के पेरेंट्स के। इस तरीके के स्कैम करके ये पैसा ऐंठने का काम करते हो। इसमें भी 15 दिन तक अरेस्ट होना, डिजिटल अरेस्ट मतलब वीडियो कॉल पर सामने वो लोग रहते थे और इनका सोना खाना सभी चीज वो मॉनिटरिंग कर रहे थे, साथ में कैमरे को अपना ऑन करवाते थे और वो का कहना था कि आप घर से बाहर नहीं जाएंगे, किसी को आप ये बताएंगे नहीं, अगर आप बताते तो हम आपको सजा दिलवाएंगे और आपको आजीवन कारावास हो जाएगी। इसका भय दिखाकर, जेल का भय दिखाकर उनसे 85 लाख रुपए ऐंठ लिए गए। वहीं इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं ये कहीं ना कहीं समाज में एक मैसेज भी देती है कि हमें भी इन घटनाओं से सबक सीखना चाहिए, क्योंकि जो डिजिटल अरेस्ट को लेकर
लेकर पुलिस के द्वारा बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए लोगों को इस संबंध में जागरूक होने की जरूरत है और साथ ही साथ सावधानी बरतने की भी जरूरत है। ठीक है रमेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। ग्रेटर नोएडा से अब खबर, जहां बिना मान्यता चल रहे स्कूलों पर एक्शन। सिल्वर लाइन पब्लिक स्कूल को नोटिस जारी किया गया है। 30 अप्रैल तक स्कूल बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं। बिना मान्यता अवैध रूप से संचालित हो रहा था स्कूल, तो बिना मान्यता स्कूल चलाने पर 1 लाख जुर्माने का प्रावधान। कार्रवाई की चेतावनी। शिक्षा विभाग की अवैध स्कूलों पर सख्ती लगातार जारी है। तो देखिए, निर्देशों का पालन न करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। शिक्षा विभाग की अवैध स्कूलों पर सख्ती देखने को मिल रही है। जहां बिना मान्यता के चालित नहीं हो पाएंगे उन पर एक्शन लिया जाएगा। तो सिल्वर लाइन पब्लिक स्कूल को जारी किया गया है। 30 अप्रैल तक स्कूल बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं। नोएडा में ईवी चार्जिंग परियोजना बदहाल। 40 करोड़ रुपए की लागत से बना था चार्जिंग स्टेशन। कई स्थानों पर अवैध पार्किंग और ठेलों का कब्जा। तो जनता के करोड़ों रुपए बर्बाद करने के आरोप। स्थानीय लोगों ने जल्द सुधार और संचालन शुरू करने की मांग की है। तो कई स्थानों पर अवैध पार्किंग जैसी समस्याएं। तो नोएडा में ईवी चार्जिंग स्टेशन परियोजना बदहाल नजर आई है। 40 करोड़ रुपए की लागत से देखिए इसे बनाया गया, लेकिन कई स्थानों पर अवैध पार्किंग और ठेलों का कब्जा यहां पर देखने को मिला है। और इसी के चलते अब सवालों के घेरे में कि आखिर जनता का पैसा किस तरीके से उसका दुरुपयोग। को लेकर ईवी चार्जिंग स्टेशन नोएडा के अंदर बनाए गए थे 2021 में। नोएडा प्राधिकरण की ओर से पीपीपी मॉडल पे इन्हें तैयार किया गया था। आज इनकी स्थिति मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तस्वीरों के माध्यम से आप स्थिति देख सकते हैं। ये एक कूड़े में कन्वर्ट हो गए हैं। और इस एक स्टेशन की अगर लागत की बात करें तो 5 लाख से लेकर 7 लाख रुपए तक इस स्टेशन की लागत आती है। और आज इसकी स्थिति देखिए, ये कूड़े में कन्वर्ट हो गए हैं। इसमें जो वाहन चार्जिंग के लिए ये पॉइंट बनाए गए थे, ये पॉइंट आज कूड़े में तब्दील हो गए हैं। अगर बात करें इस योजना की, पॉल्यूशन को लेकर हमारे देश में जागरूकता चल रही है, लेकिन अगर बात करें इसकी ईवी स्टेशन की, तो तकरीबन 40 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट था। इस पीपीपी मॉडल पर काम हुआ था। इसकी जमीन नोएडा अथॉरिटी के द्वारा थी और इसमें जो कंपनियां थी उन्होंने अपना इन्वेस्ट किया था। लेकिन उसके बाद आज की स्थिति दिखाना चाह रहा हूँ। आज की स्थिति ये है कि ये पूरे जो मशीन है ये कूड़े के रूप में कन्वर्ट हो चुकी हैं और किसी भी तरीके का काम नहीं कर रही है। तो यूं कहें कि लाखों करोड़ों रुपए जनता के पैसे इस तरीके से कबाड़ बन रहे हैं। और ये जो स्टेशन थे ये कूड़े में कन्वर्ट हो चुके हैं। नोएडा के 69 जगहों पे ये लगाए थे और इनकी संख्या बढ़ाकर 150 की जानी थी, लेकिन 150 की ये पूरी तरीके से खराब हो गए हैं और कूड़े में कन्वर्ट हो गए हैं। नोएडा प्राधिकरण जनता के जो पैसों का दोहन देख रहे हैं आप, वो बहुत ही ज्यादा बेकार है। अब इस पे देखना ये होगा कि प्राधिकरण क्या करता है, क्या इन्हें दोबारा से ठीक करता है या नहीं, या इसी स्थिति में छोड़ देगा। राजेंद्र के साथ रमेश परियार, HNN न्यूज नोएडा। यार ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। नए भारत का आंध्र प्रदेश पूरे देश में कनेक्टिविटी के क्षेत्र में रोल मॉडल बन गया है। विगत 9 वर्षों में रोड कनेक्टिविटी से लेकर एयर कनेक्टिविटी और मेट्रो से लेकर
रेल कनेक्टिविटी में यूपी नंबर 1 है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश विगत 9 वर्षों में सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश बन गया। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू एयरपोर्ट्स के साथ उड्डयन पथ बन गया है। सर्वाधिक शहरों में मेट्रो यहाँ दौड़ती है। रैपिड रेल बार यूपी में ही चली है। पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया को जोड़ा है। स्वर्णिम संभावनाओं के खुले द्वार, समृद्धि की डबल इंजन रफ्तार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते आगे। यमुना एक्सप्रेसवे पर सड़क दुर्घटनाओं को कम करने, यातायात को व्यवस्थित करने के लिए परिवहन विभाग ने सड़क के दोनों ओर 4 होल्डिंग जोन चिन्हित किए हैं। इनके अलावा एक्सप्रेसवे पर अन्य स्थानों पर वाहन खड़ा करने पर वाहनों के चालान या सीज करने की कार्रवाई होगी। सर्वे के बाद परिवहन विभाग ने होल्डिंग जोन चिन्हित किए हैं। बता दें, एक्सप्रेसवे पर वाहनों के नो पार्किंग जोन में खड़े होने से कई गंभीर हो चुके हैं। परिवहन विभाग और यातायात पुलिस की टीम यहां निगरानी करती है। एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा के अतिरिक्त वाहनों के टकराव के लिए कोई जगह चिन्हित नहीं। सर्वप्रथम मैं तो जनपद वासियों से अनुरोध करता हूं कि सड़क सुरक्षा के नियमों का अनुपालन करें। जो भी गाइड अनुपालन करें, जिससे कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। इसी के दृष्टि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सड़क दुर्घटना जो हो रही है उसकी संवेदनशीलता को देखते हुए उन्होंने कहा कि जिले में होल्डिंग एरिया बनाई जाए। होल्डिंग एरिया का अर्थ है कि जैसे जो वाहन खड़े होते हैं सड़कों के किनारे, उसको पुलिस को और परिवहन विभाग को ये अधिकार है कि वो वाहन को टोचन करके या खिंचवा करके उस होल्डिंग एरिया में जमा करते हैं, जिससे कि आवागमन सुलभ हो और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जाए। जनपद गौतम बुद्ध नगर में 4 होल्डिंग एरिया चिन्हित की गई। जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक परगढ़ है, एक सबोता है, एक जेवर है, एक कलावलपुर। नोएडा परिवहन विभाग की ओर से नोएडा एक्सप्रेसवे पे 4 होल्डिंग पॉइंट चिन्हित किए गए हैं, जहां पर लोग अपने वाहनों को खड़ा कर पाएंगे। नोएडा एक्सप्रेसवे पे चलने वाले ट्रक और बस और अन्य को सड़क किनारे खड़ा कर दिया जाता है, उससे बचाने के लिए और उनमें हादसे ना हो उसकी वजह से ऐसे 4 पॉइंटों को चिन्हित कर होल्डिंग पॉइंट बनाए जा रहे हैं, जहां पे इन वाहनों को किया जाएगा। वहीं साथ ही साथ इन वाहनों की पार्किंग के साथ साथ वहां पे उनके रुकने के लिए एक अच्छी व्यवस्था बनाई जाएगी। वहां पे वॉशरूम की व्यवस्था होगी, उनके स्टे करने के लिए रूम बने होंगे, और ताकि जो ड्राइवर है, अगर आप दिल्ली से सफर कर रहे हैं मुंबई के लिए या फिर दिल्ली से आगरा के लिए सफर कर रहे हैं, तो कहीं अगर आप रेस्ट करना चाहते हैं तो वो उस होल्डिंग पॉइंट पर जाकर आप रेस्ट कर पाएंगे। अगर आप अपने वाहनों को हाईवे किनारे खड़ा करते हैं तो आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और यातायात के नियमों का उल्लंघन के रूप में आप चालान भी काटा जाएगा। तो सड़कों पर, हाईवे पर वाहन जो अवैध रूप से खड़ा देते हैं, कहीं पे भी छाव की वजह से, कहीं थकान की वजह से या नींद की वजह से, अब ऐसा आप नहीं कर पाएंगे। अब जो नोएडा की जनता है और जो एक्सप्रेस से गुजरने वाले वाहन है, उन्हें एक प्रॉपर जोन में, होल्डिंग जोन पे जाकर गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी और वहां पे वो पाएंगे, ताकि हादसों में कमी हो सके। इसको लेकर परिवहन विभाग तत्पर कार्रवाई कर रहा है। नोएडा से राजेंद्र के साथ मैं रमेश परियार, HNN न्यूज, नोएडा। यूपी के टोल सिंडिकेट पर HN की पड़ताल, मिली भगत से लगा रहे राजस्व को करोड़ों का चूना, जहां फर्जी नंबर प्लेट से ओवरलोडिंग का खेल। तो ADG LO अमिताभ यश का फरमान, फर्जीवाड़े पर जल्द लगे लगाम। ये कहा जा रहा है तो जांच में कई बड़े नाम आ सकते हैं सामने। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से पूरा फर्जीवाड़े का खेल HNN की पड़ताल से सामने आ गया है, जहां टोल सिंडिकेट, जहां मिली भगत से राजस्व को करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है। फर्जी नंबर प्लेट से ओवरलोडिंग का खेल चल रहा है यहां पर, जो कि खुलासा होता है HNN की पड़ताल में। अब इसके बाद जो अधिकारी हैं वो कार्रवाई की बात कह रहे हैं और फर्जीवाड़े पर जल्द लगाम लगे, इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। अभी हम लोग खड़े हैं लखनऊ से हाईवे पर बने हुए इटौजा टोल प्लाजा पे, जहां पर हम लोगों ने
देखा कि किस तरीके से ओवरलोड ट्रकों की आवाजाही हो रही है। पिछले 3 अप्रैल को ARTO परिवर्तन लखनऊ द्वारा आलोक कुमार यादव ने कानपुर से आ रही ट्रक को रोका जो ओवरलोड थी। उस ट्रक में टोल प्लाजा से जो पर्ची मिली उसमें दर्ज नंबर और वाहन का नंबर मैच न होने पर उन्होंने इसकी शिकायत सरोजनी नगर थाने में की और वहां मुकदमा दर्ज कराया। साथ ही उस गाड़ी का चालान भी किया। उनका आरोप था कि इस गाड़ी के द्वारा जो पर्ची दिखाई गई उसके नंबर और गाड़ी के नंबर में मैच न होने के कारण टोल प्लाजा के कर्मचारियों के साथ मिलीभगत करके इस तरीके से ओवरलोड वाहनों की आवाजाही कराई गई है, जिससे सरकारी राजस्व को भारी नुकसान हो रहा है। ARTO परिवर्तन लखनऊ आलोक कुमार यादव द्वारा पुलिस प्रशासन को जानकारी देने के बाद पुलिस महानिदेशक द्वारा सभी जनपदों के वन पुलिस अधीक्षकों को यह आदेश दिया गया कि वह अपने जनपद में सभी टोल प्लाजाओं को चिन्हित करें और उस पर कार्य कर रहे कर्मचारियों के नाम मोबाइल नंबर दर्ज कर पिछले 3 महीनों से वहां से गुजरे भारी वाहनों की फुटेज एकत्रित कर तथा टोल प्लाजा से मिले नंबरों से उनका मिलान करें। अगर कोई भी गतिविधि पाई जाती है तो टोल प्लाजा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। अब देखना यह होगा कि यह एक संयोग था कि वाकई में नंबरों की गड़बड़ी कर टोल प्लाजा से अवैध ओवरलोड ट्रकों की आवाजाही कराकर राजस्व को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कैमरामैन समर के साथ मैं प्रकाश सिंह बेस्ट, HNN न्यूज। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता प्रकाश सिंह बिष्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, क्या कुछ जानकारी, किस तरीके से यहाँ पर पूरा खेल उजागर हुआ है और क्या मामला अब संज्ञान में आया है जब HNN की पड़ताल वहां पर हुई है? तो अब आलोक कुमार यादव की जो शिकायत की सरोजनी नगर थाने में, उसके बाद पुलिस महानिदेशक द्वारा सभी वरिष्ठ अधीक्षकों को यह निर्देश दिए कि अपने जनपद के सभी टोल प्लाजाओं के वो चिन्हित करें और फिर वहां पर जो भी वहां पे कर्मचारी हैं उनके नाम और नंबर नोट करके साढ़े जितने भी 3 महीने से पूर्व से जो भी भारी वाहन वहां से गुजरे हैं उनके CCTV फुटेज एकत्रित करें और उसके बाद जो टोल प्लाजा से जो नंबर मिलेंगे उससे उनका मिलान किया जाए। और अगर कोई भी गतिविधि ऐसी पाई जाती है कि जिससे गलत नंबरों का यूज करके भारी वाहनों को निकाला जा रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब दूसरी तरफ ये भी हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो ARTO आलोक कुमार यादव जी हैं और दूसरी तरफ RTO प्रभात पांडे जी लखनऊ के, इन्होंने एक पत्र के द्वारा उन्नाव ARTO को परिवर्तन को एक पत्र जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि उन्नाव टोल प्लाजा से जो बचकर है वो भारी वाहन। देखिए, अब संज्ञान जब लिया गया है तो क्या कार्रवाई होती है आगे ये देखना होगा। ठीक है प्रकाश, नजर बना के रखिएगा, बहुत शुक्रिया आपका। उन्नाव में साक्षी महाराज ने आपके बागियों के बीजेपी में आने पर बयान दिया है। साक्षी महाराज ने कहा है कि जब जागो तभी सवेरा। राघव चड्ढा के बयान पर भी उन्होंने कहा कि अच्छा इंसान अब सही जा रहा है। साक्षी महाराज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश की बड़ी पार्टी है और सबके विकास के लिए काम करती है। उनका कहना है कि काम से खुश होकर दूसरे दलों के लोग भी भाजपा में शामिल हो रहे हैं। जनसंख्या के मुद्दे पर उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री के बयान का समर्थन किया और कहा कि इस पर सख्त कानून बनना चाहिए। मैं हृदय की गहराई से माननीय मोदी जी का, केंद्र की सरकार का, अमित शाह जी का और उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे का श्रेय योगी जी को जाता है। और एक बहुत अच्छी बात, अमरोहा से सीधा हरिद्वार कर दिया। तो प्रदेशवासियों को हृदय की गहराई से बधाई दूंगा और अपने नेताओं का हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। एक पुण्य कार्य है। उन्नाव वासियों के लिए तो और भी लाभ की बात है। उन्नाव के लोग बहुत हरिद्वार जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं। एक सीधा रास्ता हो गया, समय भी बचेगा, खर्चा भी बचेगा और यात्रा का आनंद भी अद्भुत होगा। उधर तीर्थराज प्रयाग है, उधर 4 धाम है, हरिद्वार से आगे तो हरि का द्वार है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ,
मुझे लगता है कि सनातन में एक और ये ईमेल का पत्र साबित होगा। यूपी के लखनऊ में सपा के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर हमला बोला। गिद्ध से अखिलेश की तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि समस्या में अवसर के लिए राजनीतिक गिद्ध की तरह हमेशा निगाह लगाए रहते हैं। देवरिया में राजकुमार चौहान की हत्या गोली मारकर स्वजातीय करते हैं, तब अखिलेश नहीं जाते। कौशाम्बी में पाल की हत्या स्वजातीय करते हैं, तब अखिलेश नहीं जाते हैं। जहां यादव बनाम अति पिछड़ा होता है वहीं अखिलेश नहीं जाते हैं, लेकिन जहां अगड़ा और बनाम पिछड़ा दिखता है वहां अखिलेश यादव पहुंच जाते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी समस्या में अवसर ढूंढते हैं और ये राजनीतिक गिद्ध की तरह समस्या जहां होती है, जहां समाज पीड़ित होता है, वहां ये राजनीतिक गिद्ध की तरह निगाह लगा करके ये राजनीतिक फायदा उठाने के लिए, अमन चैन खराब के लिए लगातार कोशिश करते हैं। गाजीपुर ये जानने के लिए बहुत बेचैन है। मैं श्री अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूं, जब बाराबंकी जिले में इनके स्वजाति 5 लोगों ने मिलकर के राजभर का गला काट करके उसको तावे पर भूनने का काम किया, तब श्री अखिलेश यादव जी को मौका नहीं मिला था बाराबंकी जाने का। देवरिया जिले में इनके स्वजाति मिलकर के राजकुमार चौहान की हत्या किए, तब श्री अखिलेश यादव जी को चिंता नहीं देवरिया जाने की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।